मेरे बेचारे बच्चे, अभी तो इस दुनिया में आया ही था कि कोई तेरी हड्डियां नोच ले गया, आंखें और दिल तक छीन लिए। अगला जन्म मत लेना इस नरक में। बूढ़े गंजे साधु, मेरी खूनी तलवार का वार झेल। तलवारों का देवता, तुमने 100 लोगों की जान लेकर यह खूनी तलवार बनाई है, लेकिन यह भी कोई खास नहीं है। बेहतर है मेरे इस हथियार को आजमाओ। यह जहरीले कीड़ों और विषैले जंतुओं से बना है। बदमाश, अभी क्यों नहीं हमला कर रहे? आ रहा हूं। मैं हमला कैसे करूं? क्या उसके अंदरूनी कपड़े चुराने आई हो? यह गंदा सन्यासी कभी नहाता ही नहीं है, क्या तुम्हें पता भी है? बस करो, अब मत लड़ो। देखो, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। क्या मिला? लड़का है, बड़े हो जाने से भी कुछ नहीं बदलता। जाओ मंजी, जल्दी से इसे खा लो। मैं बच्चों को कभी नहीं खाता। मोटा, वरना तुम ही रख लो। अपने प्यारों को खिला दो। दिल निकाल लिया गया है, दाहिनी आंख भी निकाल ली गई है, 2 पसलियां तक गायब हैं, एक संपूर्ण कॉस्मिक बॉडी इस हालत में पहुंचा दिया गया। बाहर वाले लोग दिनों दिन नीच होते जा रहे हैं। बेचारा कितना दुखद है। प्रभु करुणा करे। छोटे दानदाता, इस बूढ़े साधु को तुम्हारी आत्मा की शांति का ध्यान करने दो, ताकि तुम्हें और जीवित कष्ट न सहने पड़े जब वो मर जाएगा। यह अराजक पवित्र शरीर मेरे कीड़ों को खिलाने के काम आएगा। अरे, निश्चित ही और शक्तिशाली बन जाएगा। आखिर यह राक्षसों का पूर्वज है। यह दिल इतने लंबे समय से कैद रहा, फिर भी इतना शक्तिशाली है। जल्दी कोई उपाय सोचो, वरना यह बच निकला तो हम सब मारे जाएंगे। यह शिशु अराजक पवित्र देह है। यह हमारा स्थान ले सकता है, वो हमारी जगह ले सकता है। तनाव को बांट लेना चाहिए। यह तो बढ़िया सोच है। अरे वाह, यह तो अराजकता की दिव्य देह है। यह राक्षसी हृदय तो इसका स्थान लेना चाहता है, लेकिन इस दिव्य शरीर ने उसे रोक दिया। मैंने स्वर्ण आत्मा मंत्र का प्रयोग करके उसके लिए एक दूसरी सुरक्षा परत तैयार कर दी है। ऐसा होता तो वो कभी नहीं होता। इस दुश्मन ने उसे भ्रष्ट किया होता। उसका नाम फांगलिंग है। अब से उसे छोटा फांगलिंग कहो, आज से ही। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तब हम उसे अपनी कला सिखाएंगे। ऐसा है, चाहे दिल पर शैतानी असर हो, फिर भी कोई चिंता नहीं। अनंत आकाश मुक्का। गुरुजी, मुझे नीचे उतारिए। मैं जानता हूं गलती हो गई, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। यह आकाशीय मुक्का कब से सीख रहे हो? 2 साल हो गए हैं। क्या मैं बहुत बुरा हूं? उसे सिर्फ 3 दिन में आ गया। 3 दिन? वो बस डींगे हाँक रहा है। उसने कम से कम 3 साल अभ्यास किया है। ये तो सिंघा क्लैन का है, सबसे बड़ा गुप्त ज्ञान। स्टार रिवर क्लैन। तुम्हारे गुरु मैंजी असल में इसी स्टार रिवर क्लैन से थे, लेकिन हर जगह इंसानों को खाने लगे, इसीलिए संप्रदाय से निकाल दिए गए। मेरे गुरु मैंजी तो एक नेक इंसान थे। हाँ, यहां सिवाय मुख्य गुरु के मैं, वे सब बुरे हैं। तुम्हारा मंगोल गुरु इंसानों को खाना पसंद करता है। तुम्हारा मोटा गुरु पूरी तरह जहरीला है। तुम्हारा तलवारबाज गुरु खून बहाकर अपनी कला निखारता है। अरे हाँ, और एक बात, तुम्हारा फूलों वाला गुरु सबसे घटिया है। वो पहले दुनिया में सबसे कुख्यात था। फूल चुराने वाला बदमाश, बूढ़ा गंजा साधु। तुम यहां झूठी अफवाहें मत फैलाओ। छोटे फॉन्गलिंग, तुम्हारे बड़े गुरु ने तुम्हें धोखा दिया है। हमारे इन सभी गुरुओं में उसने सबसे ज्यादा लोग मारे हैं। बड़े गुरु तो मच्छर को भी नहीं मारते। मुझे तुम पर एक तमाचा तक नहीं बसता। तुम झूठ बोल रहे हो।
धतेरे की, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ, कितने चालाक है। बस वही तरीका सिखाऊंगा, तुम्हें ही सबसे पहले यह विरासत मिलेगी, मेरा गुप्त ज्ञान। लिंग का दिल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इस तरह तो उसकी जान चली जाएगी। इन सालों में राक्षसी हृदय ने कब्जा करने की कोशिश की, बार बार नाकाम रहा। लगता है अब उसने हार मान ली है। राक्षसी हृदय की चेतना अभी भी मौजूद है। अगर उसे नहीं मारा गया तो आगे चलकर वो बुरी मुसीबत बन जाएगा। गुरुजी, तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? लिंग र, तुम्हारे हाथ पर यह क्या है? आजकल हमेशा ऐसा लगता है जैसे दिल में कुछ अटका सा रहता है। गुरुजी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे हटाने में? ठीक है। लिंग र, जल्दी सो जाओ। सारी चिंता बेकार ही थी। तो अराजक पवित्र शरीर इतना शक्तिशाली होता है। वो चला गया। सोने चलो। मेरे तलवार के सिद्धांत में केवल एक शब्द है, युद्ध। दुश्मन के खून से अपनी जीवन तलवार को पवित्र करना। तलवार गुरु, मुझे लगता है मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ, ये क्या बकवास जन्मजात रक्त तलवार है। तुम्हारी कला तो बहुत साधारण है। छोटे फैंगलिंग, तुरंत सीख गया। मेरी ग्रहण देवता विद्या की तरह नहीं, जिसे सीखने में उसे सालों लग जाएंगे। देहाती गुरु, क्या सच में ऐसा है? सभी गुरुजनों, आप सबकी विद्या मैंने पूरी सीख ली है। यहां तक कि मोटे गुरु के विषैले कीड़े और उनके साथ ही आध्यात्मिक रत्न भी मेरे पास हैं। क्या मैं पहाड़ से नीचे खेलने जा सकता हूं? लिंगा, तुम्हें कई विधियां आती हैं, पर अपनी शक्ति अभी कम है। तुम अच्छे से साधना करो। जिस दिन तुम तियानचुवान स्तर पर पहुंच जाओगे, तियानचुवान स्तर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। गुरुजी, 18 साल की उम्र, तियानकुआन स्तर तक पहुंच गया। ये प्रतिभा वाकई डरावनी है। लिंग र, अब पहाड़ से उतरने का समय आ गया है। चिंता मत करो भूमि सन्यासी, मैंने चोरी से चुंबन की विधि उसे सौंप दी है। डर है कि भविष्य में किसी औरत के चक्कर में पड़ जाएगा। 18 साल की उम्र, कुछ गुरुजन शिष्य ने तियानकुआन स्तर प्राप्त कर लिया है। पता नहीं उस पुराने वादे का क्या अभी कोई मान्यता है? बिल्कुल मान्य है। लिंग र, पहाड़ के नीचे का माहौल ऊपर जैसा नहीं होता। किसी भी परेशानी में नीचे की दुनिया की औरतें खतरनाक होती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी स्त्री से मिलने पर सावधानी बरतकर दूर रहना। जितनी सुंदर कोई महिला होगी, उतनी ही धोखेबाज निकलेगी। एक औरत को देखा, मैं तलवार से काट दूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। हाँ, ये बात मेरे जैसी है। लिंग को याद है, दिल में औरत नहीं, तलवार चलाने में माहिर हो जाओगे। तुम्हारी थोड़ी सिद्धि जरूर है, पर दुनिया में हमसे बड़े भी हैं। हम इस ठंडे पहाड़ में फंस गए हैं। अब आगे तुम्हें खुद ही संभलना होगा। मास्टर मानजी, चिंता न करें। छिपे रहो, शक्ति दिखाओ मत। विनम्र बने रहो, अपनी धार छिपाए रखो। ये बातें मेरे दिल में बस गई हैं। तुम कुछ बोलो भी। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद समय पर खाना खाना याद रखना। हालांकि कई गुरुजन पहले बाहर की दुनिया में सब बड़े अपराधी और दुष्ट थे। इस दुनिया में बहुतों की नफरत और तिरस्कार का शिकार रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में आप सभी मेरे सबसे प्रिय हैं। मैं आपकी सेवा करूंगा। एक दिन मैं इस कैद की चक्की को तोड़ दूंगा और 5 गुरुओं को मुक्त करूंगा।
लिंगेर, तुम जाओ। उस साल वो आड़ू के फूल लेकर आया था। आज कुछ पंखुड़ियां बालों और कंधों पर गिरी और आड़ू के फूल लेकर ही चला गया। जीर, यह व्यक्ति महल में लगभग 1 महीने से है। क्या सचमुच अध्ययन कक्ष में पढ़ रहा है? क्या वो हमेशा अध्ययन कक्ष में पढ़ता रहा है? हाँ, मुझे लगता है वो आम इंसान नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहां रख लिया। इस दौरान मैंने उससे बात की। उसे तो यह भी नहीं पता था कि महान चू साम्राज्य बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है और अब नान्यांग देश के सम्राट शाओ का शासन है। शायद वो एकांत में रह रहा है। हाँ, सही बात है। तुम्हारा वो सीनियर कब आ रहा है? इन 2 दिनों में किन परिवार वालों ने हमला करने की तैयारी कर ली है? वो शायद जल्द ही आ जाएगा। इस दौरान आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें कोई मुसीबत हो, मैं एक बार मदद कर सकता हूं। हमारी बातें वो सुन सकता है। धन्यवाद श्रीमान फांग। युवती, श्रीमान कियान आ गए हैं। छोटी बहन, मैं आ गया हूं। यह महाशय, ये हैं श्रीमान फांग, हमारे यहां मेहमान के तौर पर ठहरे हैं। ये शख्स असल में है कौन? मुझे भी नहीं पता। अभी हमारे जब परिवार में अस्थायी ठिकाना है। अरे सखी, तुम कितनी भोली हो। बाहर अभी हालात बस उसी जैसे लोग हैं, खासकर हमारे गांव आते हैं। तुम जैसे देहातियों को बेवकूफ बनाते हैं। तुम गंवार लोगों को ठगते हैं, भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, फिर शरीर से छल करते हैं। भतीजे, इतना मत सोचो। श्रीफांग ऐसे इंसान नहीं है। मैंने बेवजह दखल दे दी। भैया, मैं अब आज्ञा लेता हूं। विदा। मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग मुझे मनाने नहीं आओगे। प्रिय, तुम्हारा ये भैया, उसकी सोच बहुत संकीर्ण है। तुमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जा सकता। उससे दूर ही रहना बेहतर है। अरे, श्रीमान फांग कहाँ है? अच्छा, तो ऐसा है तुम्हारे जब परिवार का हाल। तुमने बेवफाई की। तो मेरी बेरुखी पर आश्चर्य मत करना। मैं अभी किन परिवार जाता हूं। यही है भोजन भोजन करने वाला दिव्य कौशल। क्या यही डूब जाने का एहसास है? मुझे लगता है मुझे पसंद आने लगी है ये भावना। दुनिया 8 क्षेत्रों में बंटी हुई है। मध्यदेव क्षेत्र, दानव क्षेत्र, अशुभ आत्मा क्षेत्र, छाया क्षेत्र। नान्यांग राज्य दक्षिणी दारा क्षेत्र का एक छोटा सा सीमांत देश है। 18 साल पहले पहला आध्यात्मिक परिवार, फैंग परिवार, एक ही रात में पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया। मैं अब 18 साल का हूं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई होती तो मैं फैंग परिवार का आखिरी वारिस होता। श्रीमान फॉन्ग, दिन रात पढ़ाई में जुटे रहने से आप थक गए होंगे। मैंने खुद रसोई में जाकर आपके लिए यह विशेष जड़ी बूटी का सूप बनाया है। औरतों से दूर ही रहना चाहिए। वो तो दिल और दिमाग दोनों ही चुरा लेती हैं। आपका शुक्रिया श्रीमान फॉन्ग। मैं अब चलता हूं। अब जाने का समय हो गया है। जाने से पहले पहले किन परिवार के यहां चलते हैं? जी, कैसा रहा? कामयाबी मिली? पिताजी, श्रीमान फैंग का व्यवहार देखकर लगता है
कि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात अचरज की नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि बहुत ऊंची है। उन्होंने जीवन में ढेरों महिलाएं देखी होंगी, स्वाभाविक रूप से बहुत सारी। आखिरकार हम तो एक छोटी सी जगह के रहने वाले हैं। उसकी नजर में आना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, मैं जाओ तियानलोंग की बेटी हूं, फिर भी काफी बेहतरीन है। हमें नाराज होने की जरूरत नहीं। युवती, अभी अभी किन परिवार का खूनी सफाया हुआ है। पूरे किन नहर के हजारों लोग, कोई भी बच नहीं पाया। क्या? हस्ताक्षर कर दो। सबका कत्ल कैसे हो गया? शायद वही है। मालिक और बेटी श्री फांग जा चुके हैं। सच में वही था। पूर्वी हरित प्रदेश बहुत दूर है। दुश्मनों की ताकत बहुत ज्यादा है। अभी तो मुझे धैर्य बरतना होगा। खून की धरती वास्तव में एक अच्छी जगह है। ये तीनों के नियंत्रण से बाहर का इलाका है। इसके आसपास स्वर्गद्वार पहाड़ों में राक्षसों का आतंक है। पहले एक जंगली जानवर पकड़ो। इसलिए तो गुरुओं ने मुझे पहाड़ से उतारा। अगर मैं बचपन से ही इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर रखता तो मेरी क्षमता इतनी ही नहीं होती। आंटी किंग, ये भैया कितने सुंदर हैं। रात काफी गहरा गई है। मेरे छोटा भाई कमजोर है। क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? भैया, क्या आप रोटी खाएंगे? मेरे पास स्वादिष्ट रोटी है। ये बहुत खस्ता और स्वादिष्ट है। हुयो, ये गुरु की बेटी है। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? तुमने ये तो बताया नहीं था। वो तो गुरु की बेटी है। जो नहीं जानता उसका कोई दोष नहीं। हाँ, एक बात और। तुम कह रहे हो ये गुरु की मौत इसी स्वर्ग द्वार पर हुई थी, उस भूतिया जानवर के घोंसले में। क्या ये बात सच में सही है? बेशक ये सच है। हम तियानलो जियो के हैं। तियानलो दिव्य क्रिया भी उसी के अंदर है। इसका उद्देश्य इनलिंग जानवर को खत्म करना है, ताकि तियानलो दिव्य क्रिया वापस मिल सके और उसे शाओ याओ को सौंपा जा सके, ताकि वो हमारे तियानलो जियो का नेतृत्व करे और राक्षस संप्रदाय के पुराने वैभव को फिर से स्थापित करे। ये सच है कि तियानलो दिव्य कला वापस मिल गई है, लेकिन यह संप्रदाय का मुखिया एक छोटी सी लड़की कैसे हो सकती है? पिछले 200 सालों में जब मुखिया गायब थे, संप्रदाय के सारे कार्य मैंने ही संभाले हैं। इस मुखिया की गद्दी मेरे विचार में मैं ही सबसे उपयुक्त हूं। यह तो तुम्हारी नियम न समझने की गलती है। गुरु के नीचे दो प्रमुख दूत हैं, सम्मानपूर्वक, और मोहक दूत बादलों की परी, मगर ठीक तुम्हारी आंखों के सामने। बारी आनी चाहिए तो पहले उसकी ही बारी आनी चाहिए। तुम इस गुरु पद पर बैठना चाहते हो। मैं सबसे पहले इसका विरोध करता हूं। यह मंजूर नहीं। तो फिर अपनी ताकत दिखाओ। ये तियानलो जियो के लोग, इनकी क्षमता कम नहीं, बेहतरीन पोषण का स्रोत है। यूमिंग शॉ भाग रहा है। कहां भागेगा, धोखेबाज। हुजुन, मुझे गुरु की पदवी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भी यह पद नहीं दे सकता। यह गुरु का पद केवल शाओ याओ का ही हो सकता है। तुम्हें यून किंगशुई कब से इतनी दयालुता आने लगी? असल में वो भविष्य में बस तुम्हारे हाथ की एक कठपुतली है, जिसके धागे तुम्हारे हाथों में हैं। फिर भी ये तुम्हारे गुरु बनने से तो बेहतर है। एकता के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, तो पहले मैं इसे मारता हूं, फिर देखता हूं तुम कैसे शांत रहते हो। राजा को बंधक बनाकर सामंतों पर शासन कैसे किया जाए। रुको, अभी वो जवान आदमी कहां गया? यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, हमारी आंखों के सामने ही बिना आहट के चला गया। यून चिंगशुई, यह आदमी कौन है? रास्ते में मिला था, लगा था बस कोई अमीर घर का लड़का है। बाद में इस पर बात करते हैं, पहले इस शख्स को ढूंढते हैं। ठीक है। छोटी सी चीज, अगर तुम फिर से आत्मसमर्पण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
छोड़ो भी, अगली बारी ज्यादा समझदार होगी। गलत रास्ते से वापस लौटना। बहुत अच्छा, मुझे अपने गुप्त आश्रम पर ले चलो। स्वर्गीय जल दिव्य कला। यह दिव्य कला साधारण नहीं है। लगता है यह तियानलो संप्रदाय बहुत प्रभावशाली है। यह दिव्य कला अधूरी है। कितना दुखद है। लेकिन इस कला में महारत हासिल करके तियानलो अनुयायियों का जीवन मृत्यु नियंत्रित होता है, इसलिए वे लोग उसे ढूंढने पर तुले हैं। तुम्हारे आश्रम की सब कुछ ले लेंगे। सभी तैयार रहें, यह दुष्ट प्राणी बाहर आ रहा है। तुमने इस्तेमाल किया है क्या काला जादू? उसने अंधेरे की राक्षसी जानवर पर नियंत्रण कर लिया। गुरु का मनुष्य और देवता एक होने का दिव्य कौशल अचानक टूट गया था। महोदय, आप वास्तव में कौन हैं? आपको क्या लगता है मुझे चाहिए? कौन सा व्यक्ति है? मोहद दूत यून शुइचिंग। धर्मगुरु को मेरा प्रणाम। गुरु मुवेई की। धर्मगुरु को प्रणाम। मैं तो उनसे युद्ध कला का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन अब छोड़ो भी, रहने दो, ये मेरे काम आ सकते हैं अपने दुश्मनों की खोजबीन और कुछ काम निपटाने में। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और तुम? अगर तुम मेरी मुक्केबाजी का सामना कर सकते हो तो मैं हार मान लूंगा, फिर चाहो तो मार डालो या सजा दो, मैं तैयार हूं। दिलचस्प हो, लेकिन ताकत कम है। मैंने अपनी क्षमता से ज्यादा सोचा और आपको परेशान कर दिया। अब आप जो चाहे कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तुम्हारी काबिलियत कुछ खास नहीं है। क्या तुम आत्मसमर्पण करना चाहोगे? महान हुई हो। गुरु को प्रणाम। गुरु को प्रणाम। गुरु का आभार। गुरु, अधिकांश लोग ब्लैक माउंटेन मुख्यालय में हैं। मैं तुरंत आदेश देता हूं मुख्यालय के आसपास के सभी सदस्यों को धर्मगुरु के उत्तराधिकारी समारोह की तैयारी करने के लिए कहो। जरूरत नहीं है, तुम सब तुरंत सभी अनुयायियों को वापस बुलाओ। मेरे साथ खून की धरती पर चलो। खून की धरती। गुरुजी पूरी तरह गंभीर हैं, लेकिन आजकल तियानलोजियो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। शायद। क्या तुम्हें लगता है यह ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी हैरानी हुई। आजकल तियानलोजियो के सारे काम। ठीक है, तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। मैं लोकचेंग में हूं, तुम्हारी राह देखूंगा। जी गुरुजी। लोकचेंग। गुरुजी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगा कि वो आदमी थोड़ा अजीब था। गुरुजी तो बस उस भैया के सुंदर चेहरे को देखने में लगी थी। पहले कभी गुरुजी की नजरें किसी मर्द पर इतनी देर टिकी नहीं थी। ये छोटी सी लड़की अब तो गुरु की भी बखिया उधेड़ने लगी। जल्दी चलो, हमें बाई परिवार के यहां जाना है, बाई बीमारी का इलाज करने। ठीक है। लोकचेंग की बाई फैमिली युवती को जहर दे दिया गया है। यह सूचना पत्र क्यों लगाया जा रहा है? जहर उतारने के लिए इनाम की घोषणा। यह तो एक बोधि फल है। ये चीज मेरे गुरु मंजी ने इसका जिक्र किया था। यह सीधे ताकत बढ़ा सकता है, एक शक्तिवर्धक अमूल्य औषधि। कभी सोचा नहीं था कि इस ड्रैगन सिटी में इतनी बढ़िया चीज भी मौजूद है। 3 प्रारंभिक स्तर के स्वर्गीय ज्योतिषी, एक मध्यम स्तर का स्वर्गीय ज्योतिषी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे दावा करने का साहस रखते हैं कि उनके पास बोधि फल है। उनकी क्षमता वाकई कमजोर नहीं है। महानुभाव, कुलपति, क्या आप मेरी बेटी का इलाज देखने आए हैं?
मैं आपको देख रहा हूं महानुभाव, आप चिकित्सा के पुराने हाथ नहीं लगते। तो मैं सीधी बात करता हूं, मेरी बेटी को जो विष लगा है वो आम नहीं है। अगर उसकी क्षमता इतनी गहरी न होती। फॉन्गलिंग, जब मैं यहां आने का साहस कर रहा हूं तो जरूर मेरे पास कुछ आश्वासन है। तो फिर मैं आपका आभारी रहूंगा युवा मित्र। ये रंग 7 बार बदल गया। ये 7 रंगी स्वर्गीय तितली का जहर है। मोटे गुरुजी ने कहा था यह जहरीला कीड़ा बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुका है। छोड़ो भी, पहले स्वर्गीय महामारी कलश से कोशिश करते हैं। सचमुच 7 रंगों वाला स्वर्गीय तितली है। मैं तो केवल बोधि फल लेना चाहता था, अप्रत्याशित लाभ भी मिल गया। अभी इसे पिघलाना व्यर्थ होगा, पहले इसे संभाल कर रखते हैं। छोटे मित्र का क्या हाल है? जहर तो साफ हो गया है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर है। उसे अच्छी देखभाल की जरूरत है, कुछ समय तक, तभी पूरी तरह ठीक हो पाएगी। शुक्रिया छोटे भाई। छोटे भाई, जल्दी से ऊपर के कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी पुकफल लेकर आता हूं। महाशय, आपके इस महान उपकार का हम आभार मानते हैं। अंदर आइए। ये तो वही है। मैं डो किन हूं। मैं आपका अभिवादन करता हूं। फॉन्गलिंग, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है जो जहर उसे लगा है। उसके जहर के बारे में सुनकर बस जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। दरअसल उसे जहर नहीं दिया गया था, बल्कि उसके शरीर में एक जहरीला कीड़ा घर कर गया है। एक विषैला कीट। मैंने 500 साल तक चिकित्सा कला का अभ्यास किया है। मेरी सारी आध्यात्मिक शक्ति और मेरी प्रभावशाली जहर उतारने की क्षमता इसके आगे बिल्कुल बेकार साबित हुई। ये 7 रंगों वाला स्वर्गीय तितली है। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। क्या मैं इसे देख सकती हूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे डर है कि यह निकलकर तुम्हें जहर दे देगा। अभी यह काफी गुस्से में होगा। अच्छा ठीक है, तो मैं विदा लेता हूं। मैं बूढ़ा टियान कौन सी हूं, नान्यांग देश की चिकित्सा जगत में कुछ प्रसिद्धि रखने वाले, उत्तरी पहाड़ों के पवित्र हाथ कहलाने वाले युवा चिकित्सक ने किस प्रकार से निपटारा किया मिसबाई के शरीर में बसे विचित्र विष का। किसी की विशेष कला के बारे में पूछना शिष्टाचार के नियमों के अनुकूल नहीं लगता। छोटे, यह मत सोचो कि तुम मदद कर सकते हो मिसबाई के शरीर का जहर उतारने में। तो कुछ खास हो गए। मेरे गुरु नान्यांग देश में बहुत सम्मानित हैं, उनका तुमसे पूछना तुम्हारा सौभाग्य है। वाकई में मैंने धृष्टता कर दी। जवान हो तुम, अपनी खास कला मेरे जैसे बूढ़े को नहीं बताना चाहते। मेरे आने का मुख्य कारण है तुमसे एक बात पर चर्चा करना। शायद वो पुत्री का फल, बाई परिवार की मुख्य उत्तराधिकारी की पदवी अब तुम्हारे पास आ चुकी है। हाँ, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, पर सवाल यह है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या खजाना है जो मेरे इस पवित्र फल को खरीद सके। यह मेरे द्वारा लिखित चिकित्सा ग्रंथ है। इसकी कीमत अत्यंत अधिक है, साथ में 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? छोकरे, अच्छाई को पहचानना न भूलो। क्या तुम जानते हो मेरे गुरु नान्यांग राज्य में कितने प्रभावशाली हैं? उनकी ताकत कितनी विशाल है। रोजाना तो उन्हें चीजें देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिसे वो लेते भी नहीं। पर आज यहां सबकी नजरें बचाकर मैंने उन्हें यह भोजन दिया। अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है।
हुजूर, मेरी जान बख्श दीजिए, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। यहां देखो। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी बोधी फल पाना चाहता है। बोधी वज्र की गोली की रेसिपी, यहां तक कि जड़ी बूटियां भी जुटा ली। वो बूढ़ा गुरु किंगमू लगता है गोलियां बनाना जानता है। बस ये पता नहीं कि वह कब लोकचेंग पहुंचेगा। बगल वाले डॉक्टर डो बहुत काबिल लगते हैं। बेहतर होगा कि श्रीफांग, आप यहां किस मकसद से आए हैं? ये बोधी वज्र गोली है। यह एक विशेष औषधि है। इससे शरीर की ताकत बढ़ाई जा सकती है। युवराज, यह क्या है? सारी जड़ी बूटियां मेरे पास हैं। अगर वैद्य डॉ मैं वैद्य डॉ को एक संतोषजनक पारिश्रमिक देना चाहता हूं। रसायन विद्या की बात हो तो मुझे पारिश्रमिक की परवाह नहीं है, लेकिन एक बहुत कुशल रसायनिक भी हिम्मत से दवा बनाने का प्रयास करे। अगर गलती से दवा खराब हो जाए तो मैं आपसे किसी तरह का मुआवजा नहीं मांगूंगी। श्रीमान, यह वचन सुनकर मैं यह मदद करने को तैयार हूं, और बिना किसी पारिश्रमिक के। हालांकि इस बीच मैं बाई परिवार में ही रहूंगा। आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया महोदय। आपकी कृतज्ञता में मेरी बेटी की जहर मुक्ति के लिए पुगुओ फल के अलावा मेरे पास एक और कीमती चीज है। यह वस्तु मैं फौन साहब को भेंट करना चाहता हूं। कृपया इसे देखिए फौन साहब। ये चीज मुझे सहयोग से प्राप्त हुई थी। हालांकि मैं इसके विशेष प्रयोग से अनजान हूं, लेकिन मैं इसके भीतर महसूस कर सकता हूं एक अद्भुत सामर्थ्य छिपा हुआ है। बस इतनी दुख की बात है, हमारे अपने महल की क्षमता से इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। बजाय इसके कि यह महल में पड़ा सड़े, तो इसे सीधे श्रीफांग को भेंट कर देना बेहतर है। यह पत्थर तो असाधारण है। यह पूरी तरह से मेरी आध्यात्मिक जांच को रोक सकता है। ऐसा है, फिर तो बाई परिवार के मुखिया का शुक्रिया। श्रीमान फांग, मेरे घर में ही कुछ और दिन ठहर जाइए, कम से कम मेरी बेटी के होश में आने तक, ताकि वो आपको शुक्रिया कह सके। मेरी भी यही इच्छा थी। सुनिए मिस्टर वाई, आपको यह चीज कहां से मिली? यह वस्तु मुझे 20 साल पहले लोकचेंग के पास एक पुरानी खदान में मिली थी। शुक्रिया। तो मैं अब विदा लेता हूं। अगर आपको कोई काम है महोदय। कहीं जाकर इसका परीक्षण करना होगा। कैसे तोड़ा जा सकता है? लगता है अभी और जोरदार हमले की जरूरत है। ड्रैगन स्लेयर, जो कुछ इसमें छिपा है वो तो एक तलवार की आत्मा है। ये तो हर तलवारबाज का सपना है, बिल्कुल सोने में सुहागा जैसा। ये छोटा सा लोकचेंग शहर इतने कीमती खजाने कहां से ला रहा है? ये पुरानी खदान इतनी अनमोल चीज छुपाए बैठा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। बाई परिवार के बुजुर्ग बाई शिंग्याओ, मैंने आपको देखा है श्रीमान फांग। इससे पहले मैं एकांत में साधना कर रहा था, इसलिए जल्दी बाहर नहीं आ सका। आपका अभिवादन करने में देरी हुई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान फांग। नाराज मत होइए। जी नहीं, ऐसी क्या बात है? बाबूजी, आप तो बहुत कृपा कर रहे हैं। बाई परिवार ने मुझे यह अंबर उपहार में दिया है। इस बार मैं बाई परिवार का एहसान मान रहा। एक एहसान का